अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से, और ये पेपर में अक्सर आ भी जाता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में लिखें, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, इसकी कंक्लूजन्स क्या हैं और इसमें एक्सपेरिमेंट क्या था। तो अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में मुझे इसका बताइएगा भी कि आप फीडबैक भी दीजिएगा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, बम्बार्डेड किया था वेरी थिन गोल्ड फॉयल। यानी रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल के एटम लिए थे और उनकी जो थिकनेस थी वो 0.004 सेंटीमीटर उसने ली थी। थिन फॉयल गोल्ड एटम्स की थिकनेस ली थी। उस पे उसने अल्फ़ा पार्टिकल से, ये अल्फ़ा पार्टिकल से हीलियम न्यूक्लियाई के यानी डबली पॉजिटिवली चार्ज थे, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉयल पे। जब उसने बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉयल पे तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि एटम का जो सेंटर होता है वो उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके सराउंडिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया कि गोल्ड फॉयल लिया जिसकी थिकनेस है 0.004 सेंटीमीटर और उस पर बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल्स की, जिसमें जो हीलियम डबली पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इन पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। जब उसने इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डमेंट करवाई तो क्या हुआ कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हो गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए। जब उसने ये तमाम चीज़ें, उसने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई हुई थी, तो यानी फ्लोरेसेंट की स्क्रीन पे उसने तमाम देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो बाउंस बैक हो रहे हैं और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रहे हैं और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 90 एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उससे उसने कंक्लूजन्स ड्रॉ की कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड करवाया था, उससे उसने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ की थी, सबसे पहले जो उसने कंक्लूजन ड्रॉ की थी वो थी कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड सो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। उसने कहा कि ज़्यादातर जो मैंने अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए थे गोल्ड फॉयल में से तो वो अनडिफ्लेक्टेड हो गए, यानी बिल्कुल सीधे चले गए, यानी उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं की। तो इसका मतलब है कि एटम की जो ज़्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है। अब ये देखें, एटम हमें मालूम है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे, और जो सेंटर में स्पेस है यानी ये स्पेस और ये स्पेस है, ये एटम की एम्प्टी स्पेस है। तो उसने पहला पॉइंट कहा कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स ने बम्बार्ड करवाए थे, पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द स्पेस, कहते हैं बिल्कुल सीधे पास हो गए, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। तो उसका पहला था कि atom occupy space which is empty। सेकेंड कंक्लूजन से ये निकाला था कि द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positively charged alpha particles and the positively charged part of an atom। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, आपके अल्फ़ा पार्टिकल जब आप बम्बार्ड कराते हैं तो वो 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री पे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहा है तो ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपको पता है कि हीलियम के पॉजिटिव चार्ज और एटम के जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस में वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब ये हीलियम इससे बम्बार्ड करवाया गया तो इसने इस चार्ज को रिपेल किया, जिसकी वजह से एंगल बना 90 से ग्रेटर का। उसका एक और से पॉइंट क्या है कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और उसने एक और पॉइंट ये लिया कि, और थर्ड पॉइंट उसने ये लिया कि मैसिव अल्फा यानी यहाँ पे डिफ्लेक्ट किए विथ सिमिलर चार्जेस। थर्ड पॉइंट पे उसने ये पॉइंट लिया कि massive alpha particles are not deflected।
बाय इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो मैसिव वाला पार्टिकल्स है, जो हैवी डब्ल्यू पॉजिटिव थे, वो इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये इसका थर्ड इसकी कंक्लूजन थी। उसका जिसने कहा कि उसने एक्सपेरिमेंट से ये प्रपोज किया कि उसने कहा ये जो आपका एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल आपके प्लानिटरी मॉडल की तरह होता है। जैसे आपका सूरज है और उसके ये प्लेनेट है, उसके इर्द गिर्द उसने कहा कि आपका जो एटम है वो भी बिल्कुल सन के आपके प्लानिटरी मॉडल की तरह, जैसा सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह ये आपका जो एटम का सेंट्रल पार्ट है वो पॉजिटिवली पार्ट है, यानी वो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और आपको मालूम है कि ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, एक दूसरे को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से बैलेंस रहता है। तो उसने कहा ही प्रपोज अ प्लेनेटरी मॉडल सिमिलर टू द एटम, एंड एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। आपको पता है कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल, जितने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके प्रोटॉन होते हैं, कैंसिल होकर उसका चार्ज जो वो जीरो हो जाता है, यानी एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। द मैस ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द सेंटर विच इज़ डेंसली पॉजिटिवली चार्ज। आपको मालूम है कि किसी भी एटम का जो मैस होता है वो सेंट्रली पार्ट होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसको उसने नाम दिया कि ये न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, ये क्या करती है, एटम को बैलेंस रखती है, एटम को रिवॉल्व करती है, एक स्ट्रक्चर देती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डिफेक्ट्स की बात करते हैं कि रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसमें क्या डिफेक्ट्स है। पहला डिफेक्ट्स ये है कि अगर तो ये एटम है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करेगा एनर्जी। क्या इमिट करेगा, एनर्जी। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के कॉन्टीन्यूसली इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और इमिट कर रहा है एनर्जी, तो एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 न्यूक्लियस में सेंटर में फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। जब ये एनर्जी निकालता रहेगा तो इतना छोटा हो जाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जिसकी वजह से एटम का स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पहला पॉइंट डिफेक्ट्स इसका ये। दूसरा ये है कि अगर तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अब रिवॉल्व करने पे इसे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है। अगर एटम के इर्द गिर्द ये फॉर एग्जांपल एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लाइन कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए इस तरह दायरे में, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको मालूम है कि अगर प्रिज्म में से वाइट लाइट अगर हम पास करें तो वो 7 डिफरेंट वेव लेंथ्स में चेंज हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में ये होगा कि जब 7 डिफरेंट वेव्स बनेंगी तो उसमें किसी भी वेव लेंथ की जो कलर है वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में हम हर एक वेवलेंथ का डिफरेंट कलर जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें रदरफोर्ड कहता है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, क्योंकि कलर डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसकी वजह से कलर जो है वो उसका डिफरेंशिएट हो जाता है। तो अगर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा, लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा, वेवलेंथ्स बन रही हैं, लेकिन बनाना तो एटम को कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एटम कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है।